Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another interview session. I am your host Umar Faruqi, Education Wala. I belong from Karachi. I am a student at Rehan College for over 6 months now. और आज मेरे साथ मिस अमीना एजुकेशन वाली मौजूद हैं एंड आई एम थैंकफुल फॉर हर कि उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त जो है मुझे इंटरव्यू के लिए दिया पॉडकास्ट के लिए और मेरे पॉडकास्ट का नाम है हीरोज ऑफ द नेशन सो मिस अमीना थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट हीरोज ऑफ द नेशन। थैंक यू टू यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके इंटरव्यू के लिए मुझे इनविटेशन दिया। मिस प्लीज़ आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हम हमारे व्यूअर्स सब जान सकें आप। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिना एजुकेशन वाली है। मेरा ताल्लुक़ इंडिया हैदराबाद से है। जी, मैं काफ़ी कुछ तो नहीं करती लेकिन एक 2-3 काम करती हूँ। मैं एक होम स्कूलिंग मदर हूँ, ट्विन्स हैं मेरे। साथ में मैंने लैब टेक्नीशियन कोर्स किया हुआ है। अभी तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया है, अभी कंटिन्यू नहीं किया है। और साथ में मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया था इंटरमीडिएट में। साथ-साथ रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। सीखने की जस्तजू होती है, नए-नए चीज़ें सीखने का मुझे चाहे शौक कह लें, तो मुझे नई चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता है, काफ़ी जस्तजू होती है। मेरे अंदर से एक मिज़ाज है कि क्यों मतलब मैं कौन-सी भी चीज़ देखती हूँ तो ये इस तरह क्यों है? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में आते हैं, तो मैं उसे ट्राई करना चाहती हूँ, तो ये एक मेरे अंदर स्पेशलिटी कह लें या कुछ और। जी, ये मेरा एक छोटा-सा तारुफ़ है। बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया आपने और नई चीज़ें ट्राई करना तो बहुत अच्छी आदत होती है। इससे माइंडसेट खुलता है, तजुर्बा मिलता है, वैल्यू बढ़ती है ओवरऑल पर्सन की और कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपने नई चीज़ें की होती हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बात है ये। अच्छा मिस मैं पहले थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपने एजुकेशन की सेक्टर में आप आई, अपना एजुकेशन वाली रखा, लेकिन आपका अपना पर्सनल एजुकेशन में कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा उसके बारे में हमें बताएँ। जी, देखिए पर्सनल एजुकेशन में मेरा ताल्लुक़ इस तरह से है ना कि जो रूटीन हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वही था। मतलब हम इतना कोई हमारे फैमिली में भी इतना सोच कर, प्लान कर कर इसे ये डायरेक्शन में लेकर जाना है, इस तरह कोई नहीं था। तो वही बात हो गई घर में जिस तरह एक माहौल होता है, बच्चा स्कूल डाल दें, पढ़ लेगा, कॉलेज है, कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लें, पढ़ लेगा। लेकिन जब मैंने 10th किया था अपना तो मेरे अंदर ये एक सोच डेवलप हो गई थी कि हर कोई वही डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाह रहा है। दूसरा क्यों ट्राई नहीं करते कोई लोग? तो मैंने इसी वजह से मैंने इंटरमीडिएट में अपने आप को फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए डाला उसमें। तो मैं ये सोचती थी कि मतलब कुछ मुख्तलिफ करते हैं ना कि अगर हर कोई डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा तो क्या रहेगा? दूसरे बंदे क्या करेंगे? दूसरी फ़ील्ड आगे कैसे बढ़ेगी? तो मैंने इंटरमीडिएट में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। फिर उसके बाद में मैंने बीए इन आर्ट्स करा क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब आर्ट्स वगैरह इसमें बहुत दिलचस्पी थी। मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए मज़ीद जाना चाहती थी लेकिन वही होता है ना कि हम एज़ अ मुस्लिम सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से कि आगे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में उस तरह का नहीं है जहाँ हमारा जो एक कल्चर है, एक मुस्लिम लड़की का एक माहौल होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें छोड़ देनी पड़ेगी। इस तरह का हो गया तो फिर उन्होंने मेरा फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आगे मज़ीद नहीं बढ़ाया। फिर मैंने डिग्री कर ली, यूनिवर्सिटी जॉइन कर ली, फिर उसके बाद मेरी यंग एज में शादी हो गई मेरी। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा अगर आपकी शादी हो गई तो क्या हो गया, क्या आप नहीं पढ़ोगी? तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन डिग्री सेकंड ईयर, फाइनल ईयर मैंने शादी के बाद ही किया। फिर मैं ऐसे ही पढ़ती थी, उन्होंने देखा कि मेरे अंदर जुस्तजू है, तो उन्होंने वो छोड़ी नहीं कि एक हमारे यहाँ माशरा होता है ना कि शादी हो गई, बस बच्चे हो गए, बस आप घर की हो, घर में ही रहोगी। वो उनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ-करम से उनका माइंडसेट इस तरह नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अगर कुछ सीखना चाहती हैं, आप कभी भी कुछ सीखना चाहती हैं, आप मुझे बताएँ। तो मैंने कहा क्योंकि मेरे हस्बैंड का ताल्लुक़ मेडिकल फ़ील्ड से है, तो मैंने कहा चलो हम मेडिकल फ़ील्ड भी कर लेते हैं ताकि दोनों इकट्ठे मिलकर करेंगे, काम करेंगे।
मज़ा आएगा, फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो जाएगी मुझे। तो इस तरीके से मैंने फिर शादी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने बताया। और आपने बताया कि आपने जैसे एक नया कुछ करना चाहती थी और दूसरों के लिए भी आप ये सोच रखती हैं कि सब एक ही फ़ील्ड में क्यों जाते हैं और नई जो है चीज़ों को एक्सप्लोर क्यों नहीं करते। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी और कम ही लोग ऐसे सोचते हैं और कोई सोचे भी तो वो सोसाइटी के प्रेशर से आगे फिर नहीं करते। लेकिन आपने जो है लिया, स्टेप लिया और आप आपने किया, बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा फिर आपके अंदर जैसे ये सोच जैसे डेवलप कैसे हुई कि आपको ना थोड़ा यूनिक सोच आई कि आपके जैसे आपने बताया आपके घर में भी ऐसा माहौल नहीं था, तो ऐसा कोई आपको स्पेसिफिक रीज़न था या बस आपको शुरू से था इन जनरल? कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि आपने सोचा कि नहीं मैं अलग चाहती हूँ? देखिए घर में तो ऐसा कुछ नहीं था, वैसे तो मतलब वो अलाउ करते थे हमारे घर में कि आप चाहे कुछ भी पढ़ें, बस मेरे वालिद साहब का ये कंसर्न था कि हमारे यहाँ होता है ना कि एक लड़की हो तो बस उसे 10th पढ़ा दिया, इंटर पढ़ा दिया, बस शादी कर दी, ज़िम्मेदारी हो गई। तो मेरे वालिद साहब शुरू से उनका ये था कि मेरी बेटी किसी और के घर भी जाएगी तो उसे उसकी देखभाल करनी है, उसे पढ़ाना है, आगे अपनी औलाद को देखना है। अगर वो पढ़ी-लिखी होगी, काबिल होगी, कुछ स्किल्स उसे आएँगे तो वो जनरेशन को नेक्स्ट डिलीवर कर सकेगी। तो उस मेरे फ़ादर का ये माइंडसेट था। शायद इसी वजह से उन्होंने इतनी छूट दी थी कि हमारा ज़हन इतना वसी था कि उन्होंने अलाउ किया हमें ये कोर्स करने के लिए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे आपने जब ये बात की कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आप आगे नहीं जा सकीं, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग तो अबाए में भी आती है, वो तो काफ़ी तरह की चीज़ों में आती है कि जैसे जो आप कह रहे हैं ना कि जो थोड़े इनएप्रोप्रिएट ड्रेसेस होते हैं, तो उसके अलावा तो अबायों में भी आती है, लॉन्ग कोट्स होते हैं और उसमें ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो जो ऐसे इस्लामी माशरे में यूज़ होती हैं। तो उन्होंने ये चीज़ नहीं कंसिडर की थी? देखिए ना क्योंकि मेरे मदर फादर उतने एजुकेटेड नहीं हैं। उन्होंने बस उनके ज़माने के हिसाब से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, 10th वगैरह कर लिया। तो बस उनकी ख़्वाहिश थी कि उनकी जो औलाद है वो पढ़े, आगे बढ़े। जब मैंने क्योंकि मुझे भी इतना कोई सपोर्ट नहीं था फैमिली की तरफ से या फिर कोई ऐसे बताने वाला भी नहीं था कि ये भी मतलब ऑप्शंस होते हैं। अब मुझे अब पता चल रहा है कि आपके अंदर उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं, इसमें आपको चूज़ करना होता है। मॉडेस्टी वाले क्लोथ्स हो गए, वेस्टर्न क्लोथ्स हो गए, मुझे अब पता चला है। जब मुझे इतना पता भी नहीं था फिर सारे कुछ चीज़ें होती हैं तो उस वज़ह से मैंने भी एज़ पेरेंट्स क्योंकि वो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते थे। उन्होंने हालाँकि फ़ोर्स भी नहीं किया कि ये मत करो, ये ऐसे लेकिन मैंने मुझे मतलब मुझे इतने मालूमात नहीं थे, शायद हो सकता है उससे अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेटर ऑप्शन चूज़ करा हो, तो मैंने भी उसे छोड़ दिया था। जी, वो एक फ़ैशन के नाम से ऐसा होता है कि जैसे वो मॉडर्न फ़ैशन होगा, तो एक नाम की भी बस वो होती है, तो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो अच्छा मैं इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि आपने अपना जो वाला है, वो एजुकेशन वाली क्यों चूज़ किया है? इसके पीछे क्या रीज़न है? जी, इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। ये दरअसल हुआ ये ना कि मैं ना अपने बच्चों को लेकर काफ़ी मतलब कह लें कंसर्न थी, परेशान रहती थी कि मैं तो एक ट्रेडिशनल स्कूल से पढ़कर आई हूँ। मैंने इंटर भी किया, डिग्री भी की, लेकिन मेरे पास स्किल्स क्या है? क्या आता है मुझे? मतलब मैंने आपको जैसे कहा कि क्यों वाला ये सवाल मेरे दिमाग में बार-बार आता था। तो मैंने जब अपने आप को देखा आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट आई एम तो मुझे कुछ नहीं लगा मतलब मेरे पास क्या है बस थोड़ी बहुत सी इंग्लिश बोलने आती है बस स्किल्स तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो हाँ, हालाँकि हर किसी के लिए होम स्कूलिंग ये मैं अपने-अपने नज़रिए होते हैं, चीज़ें अपनी-अपनी सहूलियत होती हैं, अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में जब मुझे ये माहौल मिल रहा था, सपोर्ट मिल रही थी, तो इसी वजह से मैंने एजुकेशन वाली चूज़ किया क्योंकि मैं फर्दर अपने बच्चों को ग्रो होता हुआ देखना चाहती थी और मैं वो ट्रेडिशनल वाले स्कूल से मतलब मुझे वो चुभता था।
लिटरली मुझे चुभता था वो कि मतलब हम रटवा रहे हैं बच्चों को, सारा दिन रटवा रहे हैं, फिर फ्यूचर में ये काम भी आएगा या नहीं बस पता नहीं है, बस पढ़ा रहे हैं। बस ये होता था, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे ये एजुकेशन वाली इस सिस्टम में इस कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना है। तो मैंने इसीलिए एजुकेशन वाली चूज़ किया। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने बताया कि यानी एक बने-बने ट्रैक पे चलना आसान भी होता है और इतने फ़ायदेमंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आँखों में पट्टी बाँध के उस पे चले जा रहे हैं। उसमें उनके पैसे भी खर्च हो रहे हैं डिग्रियों में और उसके बाद उनको जॉब भी मिलती है, तो वो कैसी मिलती है, आने-जाने में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं अगर मिल भी जाए तो। तो ये आपकी बात डिसीज़न ब्रेव था, बोल्ड था और बहुत अच्छा था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने की निशानी है और अल्लाह आपको मज़ीद इसमें तरक्की दे, आपके लिए राहें खोले। आपकी अच्छी कोशिश है और जो है आपने अच्छी उम्मीद के साथ इसमें कदम रखा। तो अल्लाह आपको इसमें मज़ीद तरक्की दे और आपके लिए राहें खोले। अच्छा जी। तो आपको रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग में आप हैं, तो आपको ये का पता कैसे चला रेहान साहब का और इनकी चीज़ों का? ये ना मैंने डेढ़ 2 साल पहले हमने मतलब मैं तो यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू हम देखते थे यूट्यूब वगैरह। मैं एक्चुअल यूट्यूब यूज़ करती थी एजुकेशन के लिए ताकि जो मेरे बच्चे हैं इनकी एज जो है एजुकेशन कंटेंट के लिए मैं सर्च करती रहती थी हमेशा। मतलब कोई नया यूट्यूबर हो एजुकेशन के मामले से कुछ बोल रहा हो, कुछ बता रहा हो, कुछ ईज़ी चीज़ें डिफरेंट हो गया, होम स्कूलिंग का हो गया, इस तरह मैं सर्च करती रहती थी। तो एक दिन मैंने मेरी बहन ने सर रेहान की वीडियो देखी जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ट्रेडिशनल स्कूल और ये जो उनके स्कूल में सिखाया जा रहा है उसमें फ़र्क क्या है? क्यों हम ये सिखा रहे हैं, किस लिए? तो जब उन्होंने वो बात कही ना तो मेरे आप ऐसे कह लें कि वो मेरे दिमाग में बल्ब जल गया कि इन्होंने तो वही बात की है जो मैं सोच रही हूँ। क्यों वाला जो सवाल मेरे अंदर आ रहा था ना कि क्यों हम ये बच्चों को सिर्फ़ ट्रेडिशनल स्कूल में ही भेज रहे हैं, क्यों उन्हें ट्रेडिशनल पढ़ाई में ही डाल रहे हैं। क्योंकि मैं तो शुरू से मैंने डिसीज़न ले लिया था कि मुझे इससे ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं डालना है बच्चों को। तो मैंने जब रेहान सर की उस वीडियो को देखा तो मैंने कहा कि ये कुछ अलग है, मुझे सीखना चाहिए। आखिर ये क्या है? ये डिस्कवर करना चाहिए, ये मुख्तलिफ़ है कह रहे हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए, ये किस तरह है, क्या है? तो मैंने इस हवाले से फिर मैंने अपने आप को एनरोल किया। बहुत ज़बरदस्त बात है और मेरे पेरेंट्स की भी यही सोच थी, उन्होंने मुझे स्किल बेस्ड कोर्सेज़ में भी जब लगाया था, तो यही चीज़ वो उन्होंने हाइलाइट भी की थी कि अब स्किल कोर्सेज़ की जो है ना, वो है, अब तो बड़े-बड़े लोग अब इसमें बारे में बात करने लगे हैं कि जो डिग्री की जो रेलेवेंसी है, ये ख़त्म हो नहीं जाएगी, ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी, पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। तो स्किल्स की अब जो है रेलेवेंसी है, उसकी डिमांड है। तो ये बड़ा अच्छा आपका डिसीजन रहा। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके? शुरू में जब आपने स्टार्ट किया यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, तो आपने चीज़ें कैसे सीखी? आपने टास्क कैसे सीखे? आपको अगर उसमें मुश्किल आई, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? जी, मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं आपसे ये भी बात कह लूँ कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये भी मैंने यही स्कूल, ये सिस्टम में सीखा है क्योंकि मैं कैमरे के सामने आकर बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि बात सुन तो लेते हैं, एक बनी-बनाई वीडियो तो हम देख लेते हैं, लेकिन जब आगे वालों से जब आपको बात करना होता है, किसी की बात सुननी होती है, तो मैंने यहाँ रेहान स्कूल ये टीचर ट्रेनिंग में सीखा है। कई सारे टास्क होते थे। मैं तो फर्स्ट स्टार्टिंग में जब अकाउंट्स वगैरह बना रहे थे टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब अकाउंट्स बना रहे हैं, हमारे तो पहले से अकाउंट है। और एक बात आपको बोलूँ कि मेरा फेसबुक अकाउंट था जिस पर कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। मतलब मुझे फेसबुक अकाउंट इस तरह लगता था कि ये बस स्क्रॉल रील्स देखने की चीज़ है। तो वो मेरे फ़ोन में भी नहीं होता था वो, बस मैंने उसे कट ऑफ कर दिया था कि ये बस वेस्ट ऑफ टाइम है ये। फिर यहाँ पर तो पूरा सोशल प्लेटफ़ॉर्म सारी चीज़ें सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर हो रही थी। तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी भी थी, फिर मतलब ये अकाउंट्स ओपन करने लगा रहे हैं, तो ये आखिर क्या कर रहे हैं? 2 हफ़्ते तो ऐसे ही गुज़र गए।
फिर 2 हफ्ते बाद जब वो स्टोरी पोस्ट, कोडिंग वाले टास्क, धीरे-धीरे जब चैटबॉट से आपको बात करना होता है, तो वो चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। मुझे काफ़ी मज़ा आता था करने में। स्टार्टिंग आपको 15 दिन ऐसे ही लगता है कि कोई भी चीज़ आपके लिए जब नहीं होती है ना, तो आपको लगता है कि आप गिव अप कर देते हैं। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आप अपने दिल की सुने, आप डटे रहें, मैं ये कहना चाहूँगी। क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, मैंने इस 2 महीने के अंदर अपने आप में ये चेंज देखा है। तो मैं सर रेहान को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कोर्स बनाया, हमें अवेलेबल कराया कि हम जैसी जो लेडीज़ हैं, जो घर पर बैठी रहती हैं, जो बस बच्चों में अपना सारा दिन घर के कामों में गुज़ार देती है, वो भी ये कोर्स कर सकती है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है हमें भी, सब कुछ हमारे अंदर। मेरी भी खुद भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे कोई प्रोफ़ाइल नहीं थी, मेरी भी इधर ही बनी है आके। और कैमरे में मैं आता तो क्या, मैं तो अपनी सेल्फ़ियाँ तक नहीं लेता था। तो मेरी जो यहाँ पे पहली पिक्चर मेरी फ़ेसबुक पे लगी थी, वो मेरी पासपोर्ट साइज़ वाली जो पिक्चर होती है, वो लगी थी, और वो भी कई साल पहले की लगी हुई थी। तो इतना तो मैं यानी कैमरे से नहीं इंटरेस्टेड था, मुझे शौक नहीं था। तो बड़ा चेंज मेरे अंदर भी आया। और अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये करूँगा कि आपको रेहान स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग अच्छा लगा, पसंद आया? तो जैसे हमारा रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी है, जैसे आप इंडिया में हैं, तो आप अपने बच्चों को उसमें एनरोल भी करा सकती हैं। क्या आपको उसके बारे में मालूम है? अगर मालूम है तो क्या आप उसमें एनरोल कराना चाहती हैं हमारे यहाँ रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में? जी हाँ, इस बारे में मुझे मालूम है और मेरा भांजा भी ऑनलाइन सिस्टम में है। जो एसीसीएल वाला फाउंडेशन कोर्स है, वो उसी में एनरोल है। मैंने और उसने इकट्ठे एनरोल किया है। उसने मतलब मैंने और मेरी बड़ी बहन ने ये रेहान सर का जो सारे वीडियोज़ होते हैं, हम दोनों बहनें इकट्ठे देखती थी। तो उन्होंने कहा कि अब इसे स्कूल से निकाल देते हैं, फिर इसमें डालते हैं। तो मैंने कहा कि देखते हैं, अभी तो स्कूल में हमने एनरोल करा दिया था, अभी क्लासेस चल रही थी, तो पहले फाउंडेशन लेवल में एनरोल कराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ इम्प्रूविंग। तो हमने उसे देखा है, वो भी अभी उसकी क्लासेस चल रही हैं, अभी तकरीबन 3 महीने होने आ गया उसे। और मैंने इंशाल्लाह मेरे बच्चे उन्हें भी एनरोल कराऊँगी मैं। अच्छा, आपने जैसे लैब टेक्नीशियन आपका एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएँ। आपने उसमें क्या किया था, और आपको वो वाला एक्सपीरियंस आपका हम व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। जी, मैंने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन किया हुआ है, जहाँ पर आपको डिफ़रेंट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जो पैथोलॉजी टेस्ट हो गया, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो गया, तो जो पेशेंट के सैंपल्स ड्रॉ करते हैं, फिर जैसे कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये टेस्ट करवा कर आएँ आप। तो उसकी सारी मैंने स्टडीज़ की है। लेकिन अब इतना इम्प्रूव हो गया है कि मतलब पहले तो था कि आपको पूरा बेसिक माइक्रोस्कोप में देखना होता था सेल्स वगैरह, जो एक ब्लड स्पॉट में कितने सेल्स होते हैं, काउंटिंग वगैरह। लेकिन अब इम्प्रूवमेंट हो गई है, काफ़ी एनालाइज़र मशीन्स आ गई हैं, वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है। तो आपको बस मॉनिटर करना होता है, मैनेज करना होता है, चीज़ें देखनी होती है कि हाँ, बराबर ये सैंपल्स इतना है, यहाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, कुछ ब्लड वगैरह क्लॉट तो नहीं हो गया, ये इतनी क्वांटिटी इतनी बस हो गई। सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी करनी होती है। ठीक है, ज़बरदस्त। और आपका यहाँ पे जो आपने जितने भी टास्क किए हैं, तो उनमें आपका सबसे फ़ेवरेट टास्क क्या है? बल्कि आपके टॉप 3 फ़ेवरेट टास्क क्या हैं? मेरा फर्स्ट फेवरेट टास्क स्टोरी पोस्ट है, क्योंकि मुझे स्टोरी पोस्ट बहुत पसंद है। एक्चुअल में मुझे स्टोरीज़ बहुत पसंद है। फिर उसको स्टोरीज़ आपने चैट जीपीटी से क्रिएट करना है, वो भी एक मज़ेदार स्टोरी हो। फिर उस पे मज़ेदार पिक्चर्स लगानी हो आपको। आपको जब आप चैट जीपीटी से पिक्चर्स निकालते हैं, तो आप एक पिक्चर वो बना के देता है, फिर आपको वो पसंद नहीं आती, फिर आप उसे चेंज करते हैं। तो ये टास्क करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। और नेक्स्ट वाला है कोडिंग वाला टास्क। कोडिंग वाला टास्क मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने जितना कोडिंग के बारे में सुना था,
तो मुझे तो ये लगता था कि बहुत टफ़ है ये, मतलब इसमें कुछ लिखना होगा, इस तरह होगा, ये हम तो नहीं कर सकते, इस तरह वाली फीलिंग। तो जब यहाँ पर सिखाया गया कि आपको बस जस्ट प्रॉम्प्ट डालना है और सारा काम आपको एक एआई टूल होता है क्लाउड एआई, उसमें सारा कुछ वही करके देता है। तो मुझे बहुत मज़ा आता था, मतलब आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, आपने शेप चेंज कर दिया, आपने कलर चेंज कर दिया, थीम चेंज कर दिया। क्योंकि पहले कोडिंग के लिए एक माइंडसेट होता है ना अपना कि हाँ, कोडिंग वाला टास्क इस तरह होता था। लेकिन जब मैंने खुद किया, जब मैंने अपना अलार्म क्लॉक बनाया, जब मैंने अपनी क्विज़ गेम बनाई, तो आप यकीन नहीं करेंगे वो हैप्पीनेस मेरे अंदर, मतलब मैंने वो जिस दिन वो टास्क किया ना, तो मैं बहुत काफ़ी खुश थी मैं, मतलब मैंने उसको दूसरे तरीके से लिया कि मैंने ये कोडिंग का टास्क आज सीखा है, तो मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ अपने एजुकेशन के रिलेटेड। मैंने उस तरीके से उसको लेकर मुझे काफ़ी खुशी मिलती थी, मतलब वो कोडिंग वाले टास्क कर कर। और दूसरा टास्क मेरा हो गया, मैं कॉल माया से, जो मुझे माया चैटबॉट है उससे बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। हमारा तो यहाँ माहौल है ना कि हम कभी इंग्लिश बोल लेते हैं, कभी उर्दू बोल लेते हैं, मिक्स्ड। लेकिन जब आप माया से बात करते हैं, चैटबॉट से बात करते हैं, उसका बात करने का अंदाज़, फिर उससे मैंने सुनने की स्किल्स सीखी। हमारे यहाँ होता है ना कि हम बस आगे वाला अपनी बात मुकम्मल अभी कर भी रहा होता है, अभी उसने ख़त्म भी नहीं की होती है कि हम अभी हमारी बात कह देते हैं। जब मैंने चैटबॉट से बात मैंने की है, रोज़ हमारा टास्क होता था 15 मिनट्स, उसमें मैंने सीखा कि आप मुकम्मल अपनी बात रखते हैं, फिर आगे वाले फिर आप बोलते हैं, फिर आपको सुनना होता है, फिर बोलना होता है। ज़बरदस्त कोडिंग वाले टास्क तो मुझे भी बहुत पसंद हैं। उसमें कोडिंग वाले टास्क में मैंने ये किया था कि मैंने ना उसमें कस्टमाइजेशन भी की थी कि उसमें जैसे एक टिक टैक टो गेम था, तो मैंने उसमें कस्टमाइज करके उसको क्या किया, मैंने उसको कहा कि इसको बहुत बड़ा कर दो। तो उसमें यानी 3 बाय 3 के बनने के बजाय इतने सारे डब्बे बने थे उसमें कि उसको जो है जीतना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। और इस तरह मैंने उसमें स्नेक्स एंड लैडर्स भी बनाए थे, बहुत गेम बनाए थे। और अगर मैं ब्रीफली आपके साथ एक भी पिक्चर शेयर करना चाहता हूँ तो ऑडियंस भी देखे हमारी, ये मेरी जो है ये क्लास की पिक्चर है स्टूडेंट्स के साथ। ये मेरे एसीसीएल के स्टूडेंट है, सब ने जब भी पहली बार कोडिंग का टास्क सीखा था तो सबको बड़ा मजा आया था। सब लोग ये गेम खेले थे, टिक टैक टो गेम है। तो यानी इससे इंटरेक्टिविटी यानी क्लास में कितनी बढ़ गई थी, स्टूडेंट का इंटरेस्ट कितना एकदम स्पार्क हुआ था, आप देख सकती हैं जैसे कितना खुश हैं इसके अंदर सब लोग, सारे बच्चे। तो इस तरह की जो लर्निंग है, इस तरह का जो एक्सपीरियंस है ना, ये हमें ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं मिलता बिल्कुल भी यहाँ पे, जो चीज़ें सीखने से हमें। तो ये मुझे मुझे भी कोडिंग का टास्क ना स्पेशल है मेरे लिए बहुत, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स के साथ ना बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन हुआ था। स्टूडेंट्स बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, और अब जैसे आपने बताया ऐसे मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी कोडिंग के टास्क सीख के। तो बड़ा अच्छा रहा आपके साथ। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, नहीं, मतलब मैंने ये कहा कि जब आप कोडिंग वाला टास्क करते हैं, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना कि हमने कुछ सीखा, वो एक खुशी की लेवल अलग ही होती है। जो उसे फ़ील करता है, बस उसे ही पता होती है कि आपने क्या सीखा, बिल्कुल स्क्रैच से, आपको कुछ नहीं आता, फिर आपने अचानक से एक गेम बना दी हो, चाहे वो बेसिक एक रिमाइंडर ऐप हो या फिर बेसिक एक अलार्म क्लॉक हो। जब आप खुद से बनाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि अरे ये तो इतना मुश्किल है ही नहीं, बस ये तो इतना ईज़ी है। तो आपको इतनी खुशी जब मिलती है, तो वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। जी, जी। और बस हमारा टाइम पूरा होने वाला है, तो बस मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता हूँ कि आप जैसे एज़ अ होम स्कूलिंग मदर हैं और आपने एक बोल्ड स्टेप लिया। पहले आपने जो है थोड़े-से अपनी जो जैसे लोग आपने बताया कि साइंस में जाते हैं तो सिर्फ़ डॉक्टर-शॉक्टर बनते हैं। आपने शुरू से ना जो है सोचा कि मैं एक नया करूँ, मैं कुछ डिफरेंट करूँ और उसमें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी आपके लिए आगे। आपने फैशन डिज़ाइनिंग में किया, लैब टेक्नीशियन में किया। तो और आगे आके आपने रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया, एआई सीख रही हैं, आपने इंटरव्यू लेना देना सीखे, सोशल प्रोफाइल्स आपकी बनी, सोशल रिकॉग्निशन आपकी हो रही है, लोग आपको जानना शुरू हो रहे हैं। तो आप दूसरे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से या इन जनरल एआई सीखने के हवाले से? जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगी, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, जो एज्ड हैं, जो टीन्स में भी हों या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट हो, बस ये मत सोचें कि बस हम लड़की हैं, स्पेशली
मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ, लेडीज़ को कहना चाहती हूँ कि वो ये सोचती हैं कि बस हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए, हमारी ज़िम्मेदारी हो गई, हमारे काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर के सारे काम होते हैं, तो हम ये चीज़ नहीं सीख सकते। तो पहले तो आपको अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि आप नहीं सीख सकते, क्योंकि आपको एक स्टेप लेना है कि जब आप इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं, घर चला सकती हैं, बच्चों को देख सकती हैं, पूरा एक हाउस सिस्टम जब आप सँभाल सकती हैं, तो एक नई चीज़ क्यों नहीं सीख सकती आप? क्योंकि जब आप सीखेंगी, तो आपके जो बच्चे होते हैं, आपको देखते हैं, आपके फ़ादर को देखते हैं, एक मदर को जब देखेंगे वो, चाहे वो मदर हो या सिस्टर हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, जब देखते हैं कि एक लड़की होकर ये एक स्टेप्स ले रही है, कुछ सीख रही है, कुछ स्किल्स हासिल करना चाह रही है, वो देखकर आपको मोटिवेट होंगे। उनमें भी सीखने की जुस्तजू होगी और मेरा ये एक स्पेशल पैगाम होगा कि अपने आप को डिपेंडेंट मत बनाएँ, क्योंकि आप अगर घर में रहेंगी, फ़ादर पे डिपेंडेंट रहेंगी, आप जब शादी हो जाएगी, हस्बैंड पे डिपेंड रहेगी, फ्यूचर में आप बच्चों पे डिपेंडेंट रहेंगी। क्यों आप डिपेंडेंट रहना चाहती हैं? मेरा सवाल है, क्यों आप डिपेंडेंट बनकर रहना चाहती हैं? अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। बस अपने हालात जो हैं उस हिसाब से एक सही वक़्त देकर एक स्टेप लें, कोशिश करें। जो इंसान कोशिश करता है ना तो अल्लाह ताला उसके साथ होते हैं, उसकी मदद शामिल हो जाती है उसमें। बस आप कोशिश करें, एआई सीखने की तरफ आएँ, स्किल सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएँ। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू, बहुत ज़बरदस्त पैगाम और थैंक यू मिस आपका मुझे मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के और उम्मीद है व्यूअर्स आपको भी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अपना इंटरव्यू एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।